नमस्कार, हरियाणा वॉइस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा के विकास को तैयार सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के 11 जिलों की 21 पालिकाओं की 193 कॉलोनी, नगर और योजना विभाग के 110, कुल मिलाकर 303 कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा के विकास के लिए तत्पर हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए अपने खजाने का दरवाजा खोल दिया है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। सीएम ने सूबे के 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 1507 और कॉलोनियों को 31 जनवरी 2024 तक नियमित कर दिया जाएगा। आगे से ऐसी कॉलोनियां ना बने, इसके लिए हमने कठोर प्रावधान भी किए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जहां भी ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं, वहां हमने रजिस्ट्रियों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। जहां चोरी छिपे बनाई भी जा रही हैं, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की ओर तेजी से कदम उठाया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि नियमित कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। 193 अर्बन लोकल बॉडी नियमित की जाएंगी। 193 अर्बन लोकल बॉडी की कॉलोनी नियमित हो चुकी है। 110 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कॉलोनी नियमित की जाएंगी। पहली बार टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग को शामिल किया गया है। 2014 से 2022 तक 685 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। इस वर्ष में ही तीसरी बार कुछ ऐसी कॉलोनीज जो अभी तक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कही जाती हैं, उसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। इसमें विशेष बात यह है कि इस वर्ष से पहले तक तो केवल अर्बन लोकल बॉडीज वही इन सब कॉलोनीज का पता करते थे, योजना बना करके घोषणा करते थे कि ये कॉलोनी नियमित अनियमित कैसी रहेगी। लेकिन इस वर्ष में हमने पहली बार इसमें टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी जोड़ा है कि जो कॉलोनीज अर्बन जो एरिया है, उस अर्बन एरिया से बाहर बनती हैं, और खास करके जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन एरिया से बाहर कंट्रोल्ड एरिया में भी कई बार वो कॉलोनीज बन जाती हैं। लोग प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं, उनको मकान बन जाते हैं। उसका कंट्रोल पहले उतना ज्यादा बन नहीं पाता था, तो अंतोगत विचार यही किया कि अभी एक बार जितने भी ऐसी कॉलोनीज बन गई हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन करके और वहां जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से और उनको सबको नियमित किया जाए। अर्बन एरिया है उसके अंदर यूएलबी, और जो अर्बन एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया है उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग। तो इस प्रकार 2014 से 2022 उसमें तो हमने 685 कॉलोनीज केवल अर्बन लोकल बॉडीज के लिए ही की थी। फिर पहली बार 17 अगस्त को हमने कॉलोनी जो घोषणा की थी, 211 उसमें नगर पालिका की थी, 238 टाउन कंट्री प्लानिंग की थी, तो 449 कॉलोनीज ही हमने उस समय घोषणा की थी। आज उसके बाद उसी कड़ी में अगली जो घोषणा मैं कर रहा हूं, उसमें 193 कॉलोनी तो अर्बन लोकल बॉडीज की और 110 कॉलोनी टाउन कंट्री प्लानिंग की, ऐसे कुल मिलाकर के 303 कॉलोनी आज जो है इनको घोषणा में कर रहा हूं। 14 जिले जिसमें 21 नगर पालिकाएं ये सब हैं, 21 नहीं 39 नगर पालिकाएं ये हैं, तो ऐसे ये सब जगह पर आज कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वहां इनकी जानकारियां सबको, चाहे वो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, उन सब कॉलोनीज की जानकारी वहां सबको मिल रही है। वहां हमारे प्रोमिनेंट सब लोग हैं। मैं यहाँ के आपके माध्यम से वहां पर एकत्रित सभी ऐसे लोग जो उन कॉलोनी के बाशिंदे हैं उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। अन्य जो लोग जुड़े हैं उन सबको भी इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही मैं बधाई देता हूं हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी को, क्योंकि इनकी देखरेख में ही अर्बन लोकल बॉडीज का यह सारा काम चल रहा है। यद्यपि टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो मेरे स्वयं के पास है, तो इसलिए मिलकर के हम ये कॉलोनीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी भी जो हमने पोर्टल पर जितनी जानकारियां ली थी, उसमें 1507 कॉलोनीज अभी भी शेष हैं।
इसमें 936 अर्बन एरिया की हैं और 571 ये जो कंट्रोल एरिया है उसकी है। तो से 1507 कॉलोनी और हैं जो हमारा संकल्प है कि 31 जनवरी 2024 तक ये सब भी नियमित कर दी जाएंगी। अब इसके बाद जो हमने प्रावधान किया है कि आगे नई कॉलोनी कोई भी ना बने, उसके लिए सभी विभाग, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे हमारा टाउन कंट्री प्लान विभाग है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारा सिस्टम, सर वहां कोई भी रेजिडेंशियल कॉलोनी बिना प्लानिंग के नहीं बनेगी। उसके लिए हमने बहुत से कठोर प्रावधान भी लिए हैं ताकि रजिस्ट्रियां वहां की बंद कर दी हैं। नया कोई बनाएगा उसको डेमोलिश भी करेंगे। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि गरीबों को भी सस्ते मकान मुहैया करवाए जाएंगे, उन्हें सस्ते ऋण भी दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार गरीब लोगों को सस्ती दरों पर प्लाट और फ्लैट भी उपलब्ध करा रही है। सरकार की इस योजना के तहत अब तक लगभग 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिनकी आय 1,80,000 से कम है। उनके लिए हरियाणा सरकार ने एक प्लांट की कीमत 1 लाख रुपए रखी है। फ्लैट 450 स्क्वायर फीट का है, जिसकी कीमत 6 से 8 लाख रुपए तय की गई है। शहरों के हिसाब से कीमत होगी, जो गरीब व्यक्ति जितना पैसा दे पाएंगे। इसके बाद सरकार बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर लोन भी उपलब्ध करवाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि फ्लैट्स को अलॉट करने के लिए कई पॉलिसी तैयार हो चुकी हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पर पेनल्टी को माफ करने की भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की। सीएम ने 15% छूट देने का ऐलान भी किया। नई कॉलोनी न बने बल्कि लोगों को जो प्लान्ड तरीके से मकान मिल जाए, रेजिडेंशियल मकान खास करके, वैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वो भी सब उसमें साथ जुड़ता ही है, लेकिन सबको मकान यथा संभव मिल जाए। इसके लिए आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि हमने शहरी एरिया के लिए जो गरीब लोग हैं उनको प्लॉट अथवा फ्लैट देने की या जिसको चाहिए उसकी ऑप्शन मांग रहे हैं। अभी तक उस ऑप्शन के आधार पर लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। गरीब लोगों ने अभी एक एक फेज करके कर रहे हैं कि जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और शहरी एरिया में उनको या तो प्लॉट चाहिए या फ्लैट चाहिए। प्लॉट 1 मरले का है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया रखी गई है और फ्लैट जो है वो 450 स्क्वायर फीट का है जिसकी कीमत 6 से 8 लाख डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। कुछ शहरों में थोड़ा महंगा जाएगा, कुछ शहरों में थोड़ा सस्ता जाएगा, तो इस हिसाब से करेंगे। और व्यवस्था ये है कि जितना पैसा वो स्वयं अपने पास से इस वर्ष में जमा करा पाएंगे वो तो कैश जमा कराएंगे, शेष व्यवस्था बैंकों से लोन लेकर के भी उनको दी जाएगी। जितनी किस्त वो देना चाहते हैं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स ये किस्तें भी फैसिलिटेट उनको की जाएंगी सस्ते ऋण पर। तो फाइनल जो पॉलिसी है ये जब पोर्टल पर सब जानकारियां आ जाएंगी, कितने लोग किस शहर में उनको आवश्यकता है, फिर उसकी हमारे पास कहाँ कहाँ जमीन उपलब्ध है, तो पहले चरण में ये पॉलिसी सारी हम अगले महीने 1 नवंबर के आसपास ये बना करके दोबारा से फ्लोट करेंगे। जो फ्लोट करेंगे तो फाइनली बुकिंग उस समय कराएंगे। अभी केवल उनसे ऑप्शन ली जा रही है कि किन को ऐसे मकान चाहिए। अभी तक पिछले सालों में देखा है हमारे डिपार्टमेंट ऐसे गरीब लोगों के लिए मकान बना देते हैं, खास करके हाउसिंग बोर्ड के बहुत से ऐसे फ्लैट बने, पॉलिसी पहले दी नहीं, पहले बुकिंग नहीं हुई। हमने एक वर्ग तय करके कि उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको अलॉट करेंगे और बहुत ऐसे सरकारी बहुत से प्रावधान ऐसे बने रहे कि 10-10 साल से भी वो फ्लैट बन के तैयार हो जाते हैं, उनको अलॉट नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि आज भी लगभग 9 से 10,000 फ्लैट्स ऐसे हैं जो बनकर के खड़े हैं और अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी भी एक प्लानिंग बना करके ताकि उनको जिस भी तरीके से लोग स्वीकार करना चाहेंगे उनको हम दे सकेंगे, ऐसे 10,000 फ्लैट वो भी देंगे। जो कॉलोनियां नियमित होंगी, इन सब नियमित कॉलोनियों के लिए हमने विकास कार्यों के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया अलग से इसको विकास के नाते से रखा है। वहां गलियां हैं, नालियां हैं, अथवा पानी की व्यवस्था है या फिर पावर की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ऐसे सब मिलाकर के 3,000 करोड़ रुपया विकास के लिए, जो लगभग 60 लाख रुपया प्रति एकड़ बनता है। क्योंकि सब एरिया जो अभी कॉलोनीज हैं, इन सब एरिया को मिलाकर के 5,000 एकड़ का एक क्षेत्र है जिसको विकसित किया जाएगा।
कॉलोनी को नियमित कराने के लिए जो पहले प्रावधान हमें किए थे, उसके अंदर एक पिछली बार मैंने बताया था, छूट दी थी। पहले हमने RWA का एक प्रावधान रखा था कि रजिस्टर्ड RWA उस कॉलोनी की वो अप्लाई करें, लेकिन अनियमित कॉलोनी है, उसकी कोई RWA वगैरह थी नहीं। तो बाद में हमने निर्णय लिया था कि उस कॉलोनी के कोई 5 लोग मिल करके और उसमें अप्लाई कर दें। नियमित होने के बाद फिर उस RWA को विधिवत वहां रजिस्टर करा लेंगे तो उस कॉलोनी में समाधान जो है इनका किया जा सकता है। इन सब कॉलोनियों में क्योंकि पहले से प्लान्ड नहीं है, तो सामान्यतया तो ऐसी आवासीय कॉलोनियों में वाणिज्यिक एरिया, कमर्शियल एरिया 4% तक रखा जाता है, लेकिन वहां जो कि पहले बन चुकी हैं, इसलिए उस सीमा को हमने हटाया है। उसमें जो भी बना हुआ है उसमें 4% से अधिक भी हो सकता है, लेकिन विशेष तौर पर वहां अगर मॉल बने हैं, मल्टीप्लेक्स बने हैं, होटल बने हैं, बैंक्वेट हॉल बने हैं, तो उसके विशेष प्रावधान बने हुए हैं। उन प्रावधानों के हिसाब से उसका शुल्क लेकर के उनको भी नियमित कर दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने राज्य के विकास के लिए शपथ ली है और उसी विकास की ओर प्रदेश को लेकर भी जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्य को झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति मिल सके, इस और भी कदम उठाया गया है। इतना ही नहीं, अतिक्रमणकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है ताकि राज्य के सौंदर्यीकरण के लिए भी कदम उठाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। यमुनानगर हथनी कुंड बैराज पर राज्य स्तरीय वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के वन मंत्री कंवर पाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस दौरान कार्यक्रम में लगाई प्रदर्शनी का मंत्री जी ने शुभारंभ किया। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर राज्य स्तरीय वन जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के वन मंत्री कंवर पाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री जी ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वहीं कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं की तरफ से और उत्तराखंड से आए कलाकारों की तरफ से वन्य जीव संरक्षण को लेकर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि बिगड़ते पर्यावरण संतुलन के कारण ही प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। हजारों साल पुराना इतिहास बताता है कि देवी देवताओं के वाहन पशु पक्षी रहे हैं। पेड़ लगाने से अन्न भंडारे से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जीव जंतुओं के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वन मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पेड़ लगाना जीवन बीमा की तरह है, जो मरने से पहले भी और मरने के बाद भी पुण्य देता है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी मधुमक्खी के खत्म हो जाने से भी मानव जाति 4.5 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकती। साथ ही वन मंत्री कंवर पाल ने बताया कि पेड़ों के लिए चलाई गई प्राणवायु पेंशन स्कीम 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। कोरोना के समय बंद हुई कलेसर जंगल सफारी जल्द फिर से शुरू होने जा रही है। कलेसर के जंगलों में टाइगर दिखने के सवाल पर वन मंत्री ने कहा कि एक शुभ संकेत है। पर्यावरण में एक माहौल चाहिए, तब टाइगर दिखाई देता है। उसको भी भोजन की जरूरत होती है। इतने जंगली जानवर अगर यहाँ हैं, तभी टाइगर आया है। तो वन्य जीव की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जो प्राकृतिक के संतुलन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसी को लेके ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। लोगों में इस प्रकार की जागरूकता पैदा करना कि वन्य जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कहा भी जाता है कि जो मधुमक्खी है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो तीसरी बाइट है, यानी कि एक बाइट, 3 में से 1 बाइट जो है मधुमक्खी की वजह से खाते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मधुमक्खी समाप्त हो जाती है तो दुनिया में जो है वो 4.5 साल से ज्यादा नहीं चल सकती। 4.5 साल में तो क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि ये जो वन्य जीव है कितना महत्व है, तो उनका महत्व दर्शाना, उसके बारे में जानकारी देना और लोगों को उसकी प्रेरणा देना कि वो लोग उसकी रक्षा करें। तो मैं बात बताया कई दशक बाद बड़ा शुभ संकेत है हमारे लिए कि टाइगर यहाँ पे देखा गया। मैं समझता हूँ शायद 100 साल के बाद यहाँ पे टाइगर देखा गया। तो उसके बाद तो एक पर्यावरण में जो एक सारा का सारा एक इस प्रकार का माहौल चाहिए, तब टाइगर आता है। टाइगर आता नहीं है क्योंकि उसको भी अपने लिए भोजन की जरूरत होती है। तो अगर इतने जंगली जानवर वहाँ हैं
तो उसी के बाद ही टाइगर आएगा, और टाइगर उसके बाद भी यही है, तो कई बार उसको कैमरे में देखा। तो 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं, और 1 नवंबर से जिन लोगों के पेड़ जो हैं वो 70 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनकी पहचान कर ली गई है। और अगर कुछ पेड़ अगर हमारे से रह भी गए हैं तो जो मालिक हैं वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं, और 2750 रुपये साल में उनको पेंशन दी जाएगी। बरसात के दौरान में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन प्रशासन ने अच्छा काम किया और सारे जो बांध लगाए वो सारे के सारे काफ़ी उसको बचाव उन्होंने किया। लेकिन होता रहता है जमुना के साथ भूमि कटाव, कोई आज पहली बात नहीं, पहले भी बहुत होता था। अब तो पहले के मुकाबले में बहुत कम होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन हम उसके प्रति पूरे जागरूक हैं और आगे कटाव ना हो इसका हमारा पूरा प्रयास है। और अभी नहर जो जमुना है उसके साथ जो है लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो हमारा सेंक्शन होगा कि हम उसमें तटबंध हो। वहीं एशियन गेम में शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लेकर वन मंत्री ने कहा कि मैं उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। साथ ही इस दौरान SYL पर भी वन मंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो बिल्कुल सही है। सबके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, तो उनका गर्व है। SYL के मुद्दे पे जो टिप्पणी माने सुप्रीम कोर्ट ने की है बिल्कुल सही है, और मेरा मानना देखिए हमारी ड्यूटी है, जो भी कोर्ट आदेश करता है उसको इम्प्लीमेंट करना हमारी ड्यूटी है। फिर वो चाहे सरकार के लिए और चाहे जनता के लिए, किसी के लिए भी हो, जनता पे है तो सरकार की ड्यूटी है। अगर सरकार को भी अगर कोई आदेश दिया तो सरकार का भी उसका पालन करना सरकार की ड्यूटी है। और पंजाब ने इस प्रकार से उसका पालन नहीं किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, निश्चित तौर से उसका पालन करना चाहिए। बहरहाल हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता के साथ अब प्रदेश के जीवों के लिए भी दया दृष्टि दिखा रही है, जिससे प्रकृति की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।